algorithm and that is asymptotic analysis. So asymptotic analysis हर बार आप कोई भी अल्गोरिदम पढ़ोगे आप इस सब्जेक्ट में या कहीं पे भी आप पढ़ोगे इफ यू आर गोइंग टू डू अ मास्टर भी आप करने जाओगे तो वहां पे भी आप अल्गोरिदम कोई भी करोगे, सीखोगे या कुछ भी बनाओगे, खुद का अल्गोरिदम कोई डिजाइन करोगे तो वहां पे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, इफ यू आर गोइंग टू गिव अ एग्जाम ऑफ गेट, ओके, गेट के आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो गेट के एग्जाम में भी एक दो मार्क्स के क्वेश्चन फ्रॉम अल्गोरिदम रहते ही है। उसमें बेसिकली एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ही होता है कि जो भी सॉर्टिंग है या सर्चिंग है या कोई भी फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, रिकर्जन है, इटरेशन है, तो वहां से आपको हर एक अल्गोरिदम के रिलेटेड एसिम्प्टोटिक एनालिसिस रहता है। Okay, asymptotic analysis is basically just giving you a rough idea कि आपका जो भी एल्गोरिदम होगा उसका रनिंग टाइम क्या हो सकता है। एंड कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी एल्गोरिदम होगा तो उसमें रनिंग टाइम के रिलेटेड हम लोग दो चीज कह सकते हैं कि मिनिमम टाइम कितना हो सकता है एंड मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो सकता है। ओके, तो जैसे मैंने कल आपको परसों आपको एग्जांपल दिया था कि टाइम के, अगर हम लोग टाइम की बात करें और रियल टाइम एग्जांपल की बात करें तो हम लोग कोई भी कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो बेसिकली ये चीज देखते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकती है कोई भी चीज की। चाहे कोई चीज खरीदने वाले हो या कोई फॉर एग्जांपल हाउस बनाने वाले हो तो वहां पे भी आप पहले एस्टिमेट करते होंगे कि मिनिमम इतना चार्ज तो लगेगा ही लगेगा और मैक्सिमम इतने तक जा सकते हैं। फिर जब भी हम लोग बनाने जाएंगे तो प्लस और माइनस होगा, लेकिन हम लोग पहले जो एस्टिमेट करते हैं उसमें हमारा रफ आइडिया मिलता है कि इतना कॉस्ट मिनिमम हो सकता है एंड इतना मैक्सिमम हो सकता है। वैसे ही हम कोई भी एल्गोरिदम डिजाइन करने जाएंगे या खुद का कोई अल्गोरिदम डिजाइन करेंगे या कोई भी ऑलरेडी जो अल्गोरिदम डिजाइन है अगर उसके रिलेटेड कोई भी आप काम करने जाओगे तो बेसिकली एसिम्प्टोटिक एनालिसिस उसमें हम लोग करते हैं। और एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के लिए देयर आर थ्री थिंग्स आर देयर, थ्री एनालिसिस आर देयर, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। अब ओमेगा नोटेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि आपका कोई भी फंक्शन हो, अब आप पोलिनोमियल्स, आई थिंक सबको पोलिनोमियल्स क्या होता है वो पता है, राइट? यू हैव लर्न अ पोलिनोमियल्स, एक्स का कोई भी पोलिनोमियल होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो एक्स टू द पावर कोई भी एक पोलिनोमियल्स हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे वो होगा इन फॉर्म ऑफ एन, क्योंकि एन इज नथिंग बट हमारे अल्गोरिदम में कोई भी इनपुट होगा। जैसे कि बाइनरी सर्च की बात करें या लीनियर सर्च की बात करें तो एन एलिमेंट में से हम लोग कोई पर्टिकुलर कोई भी नंबर को फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे, राइट? लीनियर सर्च की हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो वो हैश टेबल वहां पे या कुछ भी सर्च करने के लिए वो यूज हम लोग कर सकते हैं। फिर सॉर्टिंग का बेस्ट एग्जांपल है कि सॉर्टिंग कोई भी चीज आप फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहां पे बहुत सारे आपको सॉर्टिंग के ऑप्शन मिलेंगे, लो प्राइस टू हाई प्राइस, हाई प्राइस टू लो प्राइस, फिर रेटिंग के हिसाब से करेंगे मिलेगा। तो सॉर्टिंग की एप्लीकेशन भी बहुत है। तो वहां पे आप जो भी बेसिकली सॉर्टिंग करते हो वो एन एलिमेंट के साथ करते हो, तो एन एलिमेंट इज नथिंग बट हमारा इनपुट होगा। तो यहाँ पे भी वही है कि जो एन है, हमारा कोई भी फंक्शन होगा वो एन के रिलेटेड होगा और एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ इनपुट। अब आपके कोई भी प्रोग्राम होगा या कोई भी एल्गोरिदम डिजाइन करोगे तो इनिशियली आपको पता नहीं होगा कि नंबर ऑफ इनपुट कितने हो सकते हैं, राइट? काफी सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं कि जहाँ पे एन की वैल्यू इनिशियली जब भी आप कोई एल्गोरिदम डिजाइन करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, पता नहीं होगा इन एडवांस, राइट? इन एडवांस में आपको पता नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई टाइम टेबल के लिए कोई टाइम टेबल डिजाइन करना है, उसके लिए एल्गोरिदम डिफाइन करना है, तो आपको इनिशियली पता नहीं होगा कि कितने इनपुट हो सकते हैं। तो आप इनपुट के हिसाब से
एन के हिसाब से आप अल्गोरिदम डिजाइन करोगे। फिर आपको बोलेंगे कि फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है किसी नंबर का, तो आप जो भी फंक्शन बनाओगे या अल्गोरिदम बनाओगे तो वो एन के हिसाब से उसका फंक्शन बनेगा, राइट। अब फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इटरेटिव या तो रिकर्जन हो सकता है। अब इटरेशन एंड रिकर्सिव क्या होता है, ऑलरेडी फैक्टोरियल का दो टाइप का प्रोग्राम आप लोगों ने शायद पीपीएस में भी पढ़ा होगा, फंक्शन चैप्टर में, और डीएस में भी आपको आया होगा कि रिकर्जन मतलब क्या होता है कि फंक्शन अपने खुद को कॉल करता है एंड जब तक आप टर्मिनेशन कंडीशन नहीं कोई आइडेंटिफाई करते हो तब तक वो फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा, और जैसे ही उसको कोई टर्मिनेशन कंडीशन मिल जाती है वो मतलब बैक जाके जितने भी कैलकुलेशन, वो जितने भी डिपेंडेंट रिजल्ट है उसमें वैल्यू पुट करता जाएगा एंड फाइनली आपको रिकर्जन का जो भी फंक्शन के लिए जो भी कैलकुलेशन किया हुआ है वो आपको फाइनली मिलेगा। हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखेंगे यूजिंग रिकर्जन। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, फंक्शन कैसे वर्क करता है यूजिंग रिकर्जन। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप फंक्शन डिफाइन करोगे या तो कोई भी अल्गोरिदम डिफाइन करोगे तो वहां पे आपको एन की वैल्यू इनिशियली हो सकता है कि नहीं पता हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल बनाना है, अब सब्जेक्ट 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, डायनेमिकली सेमेस्टर वाइज चेंज भी हो सकते हैं, राइट। तो आप जो भी अल्गोरिदम बनाओगे वो बेस्ड ऑन ओवरऑल इनपुट के हिसाब से बनाओगे कि बाद में कोई भी एन वैल्यू होगी उसके लिए आप डिजाइन कर सकते हो। सिमिलरली मैंने आपको एग्जांपल दिया फैक्टोरियल, सिमिलरली सॉर्टिंग, लीनियर सर्च, कोई भी अल्गोरिदम आप डिफाइन करोगे एन के हिसाब से ही करोगे, राइट। दैट एन इज नथिंग बट एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ इनपुट। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि बीगो नोटेशन किसको बोलते हैं। बीगो नोटेशन में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम की मैक्सिमम, कोई भी एल्गोरिदम का मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है। एंड ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट में जी ऑफ एन इक्वल टू f of n, there exists positive constant cn and 0 such that 0 is less than or equal to f of n, and it is also less than or equal to c into g of n for all n is greater than or equal to एन जीरो। अब ये जो डेफिनेशन है अभी आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये क्या है। लेकिन जैसे ही एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बिग ओ नोटेशन के लिए यानी कि मैक्सिमम अपर लिमिट देने के लिए अल्गोरिदम को हम लोग कोई भी एक फंक्शन को कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन है तो उसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज, कोई भी फंक्शन हुआ वो ऑर्डर ऑफ एन हो सकता है। ऑर्डर ऑफ एन यानी कि एन के रिलेटेड कंपैरिजन में हो सकता है। अब अगर ग्राफ की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन जो होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, एन लॉग एन ऐसा कर्व जैसा कुछ हो सकता है। एन स्क्वायर और एन का कंपैरिजन करेंगे हम लोग तो एन स्क्वायर ऑलवेज उसकी वैल्यू जैसे जैसे एन बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी, मतलब ये कर्व के जैसा शेप उसका रहेगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ एन जैसे जैसे एन की वैल्यू आती है वो यहाँ पे अगर 1 2 3 ऐसा लिखे तो जितनी एन की वैल्यू उतना वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एन स्क्वायर 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी 4 होगी, तो उसका ग्राफ ऐसे होगा। फिर 2 रेस टू एन होगा, फिर सबसे ज्यादा जो जिसका ग्राफ ज्यादा बढ़ता है एक्सपोनेंशियली वो इधर 2 रेस टू एन हो सकता है या वो ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल हो सकता है। फैक्टोरियल का ग्राफ कोई भी वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, the above expression can be described as a function of f of n belong to set order of g of n if there exists positive constant c that, यहाँ पे जो लिखा है वही लिखा है लेकिन हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिलीट हो गया एक्चुअली। The function
एफ ऑफ एन इक्वल टू 3n+2 है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ एन है, कि जहां पे यहाँ पे आपको एज्यूम ऐसा करना है, अगर आपको ऐसा दिया है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3 ऑफ एन, तो आपको जी ऑफ एन कोई ऐसा फाइंड आउट करना है कि जिसकी वैल्यू कोई फंक्शन जी ऑफ एन इक्वल टू सी ऑफ एन फाइंड आउट ऐसा करना है, सॉरी इट इज मल्टीप्लीकेशन में आएगा, थोड़ा समझने में आपको ये इसमें डिफिकल्टी होगी बिकॉज मैथ्स बहुत यहाँ पे यूज हुआ है एंड पूरा अल्गोरिदम जो है एक्चुअली आपका मैथ्स ही रहेगा। सो हो सके तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा और आई विल अपलोड दिस फाइल एंड खुद से भी ट्राई करोगे तभी ये पता चलेगा, बिकॉज अभी वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमको ऐसा ही फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ फंक्शन की ये हो सकती है एन, और आपको उसके लिए क्या फाइंड आउट करना है कि सी और जी ऑफ एन जो भी फंक्शन है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन होना चाहिए। अब यहाँ पे एफ ऑफ एन मैंने क्या लिया हुआ है, 3n+2 लिया हुआ है, एंड अगर हम लोग बात करें 3 of n+2, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 4 of n। इसको मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 4 of n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 of n। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 हुई तो फॉर द n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 यहाँ पे कंडीशन ये फॉल्स होगी, लेकिन अगर जैसे ही n की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होती है, दिस कंडीशन विल ऑलवेज सेटिस्फाइड। ओके, ये जो कंडीशन है ऑलवेज सेटिस्फाइड होगी। इसका मीनिंग क्या है कि 4 को मल्टीप्लाई बाई 2 से करेंगे n इक्वल टू 2 तो 8 आएगा, एंड दिस इज ऑल्सो 8 आएगा, तो इक्वल हो गई फॉर द n इक्वल टू 2। नाउ इफ आई विल पुट n इक्वल टू 3 तो ये वैल्यू क्या होगी, 12 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, राइट। 3n+2 क्या होगा फॉर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3, 3 into 3 that is 9 plus 2 11। फिर n इक्वल टू 4 रखिए तो यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा, 4 into n 4, 4 into 4 that is 16, so 16 is greater than or equal to 3 into 4 that is 12 plus 2 that is 14। तो बाकी c की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें, इसको कंपैरिजन करना है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो जिसने भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन को इन्वेंट किया है उसने ऐसा बोला है कि आपके पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन। अगर आप लोग जी ऑफ एन को कोई भी कांस्टेंट जी ऑफ एन को किसी भी कोई कांस्टेंट सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन आती है, तो आपका जो एफ ऑफ एन फंक्शन है उसकी मैक्सिमम अपर लिमिट क्या हो सकती है, ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन हो सकती है। फिर ये जी ऑफ एन एन स्क्वायर भी हो सकता है, अगर ये एफ ऑफ एन एन है एंड जी ऑफ एन एन स्क्वायर है, तो उसका मीनिंग ये है कि आपका जो फंक्शन है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में रहेगा। ओके, तो यही कहने की कोशिश यहाँ पे किया हुआ है कि एफ ऑफ एन अगर आपका 3n+2 है एंड अगर आपको ये ऑर्डर ऑफ एन में दिया हुआ है फंक्शन, एफ ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन में दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपका अल्गोरिदम का रनिंग टाइम जो भी होगा वो एन में होगा। ओके, चाहे वो कंपैरिजन हो, चाहे वो लूपिंग की बात हो, मैक्सिमम एन कंपैरिजन उसके हो सकते हैं एंड एन इज नथिंग बट आवर इनपुट। ओके, और जी ऑफ एन क्या होगा, सी इंटू अगर जी ऑफ एन सी इंटू एन हुआ तो ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगी। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये लिया हुआ है कि एफ ऑफ एन अगर मैं ले लू, एफ ऑफ एन इज इक्वल
थ्री थ्री एन प्लस थ्री ले लूं और उसको अगर ऑर्डर ऑफ एन में लाना है तो आपका कंडीशन ये होगा. ओके, सो दिस इज माय कंडीशन कि अगर आपको एफ ऑफ एन को ऑर्डर ऑफ एन में लाना है तो आपको जी ऑफ एन ऐसा डिजाइन करना है कि जिसके साथ अगर आप कोई भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन में लाना है तो एन को कोई भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन. यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हो कि आपका जो भी एफ ऑफ एन रहेगा दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन. ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगी. आपका एफ ऑफ एन को अगर ऑर्डर ऑफ एन में लाना है एंड ऑर्डर ऑफ एन इज नथिंग बट सी इंटू जी ऑफ एन. ओके, दूसरा एग्जांपल 100 प्लस एन प्लस 6, ये हमारा एफ ऑफ एन है, इक्वल टू उसको ऑर्डर ऑफ एन में लाना है तो आपको जी ऑफ एन इंटू सी ऐसा कोई डिजाइन करना है जिसकी वैल्यू कोई भी एन से एन इंटू सी करोगे, यानी कि जी ऑफ एन इंटू सी करोगे, वो ऑलवेज इससे छोटा हो. तो यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि 100n प्लस 6 इज माई एफ ऑफ एन. अब उससे बड़ा कोई आपको लाना है, लेस देन और इक्वल टू, एंड वो ऑर्डर ऑफ एन में लेना है. ओके, अगर हम लोग कोई भी रैंडम एग्जांपल की बात करूं कि एफ ऑफ एन मैं ये ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 25n. अब आपको उसको अगर ऑर्डर ऑफ एन में लाना है तो आपको क्या करना है, कोई जी ऑफ एन ऐसा डिफाइन करना है. ओके, जी ऑफ एन कोई ऐसा आपको डिजाइन करना है जिससे आपका क्या होगा, 25n शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एन, ऑलवेज एन ही होना चाहिए. ओके, लेकिन एन के साथ कोई ऐसा कांस्टेंट सी आप मल्टीप्लाई करो कि जिससे ये ऑलवेज सेटिस्फाई हो. अगर मैं सी की वैल्यू 26 लेता हूं, ओके, सी की वैल्यू 26 लेता हूं तो वो ऑलवेज क्या होगा, सी की वैल्यू अगर मैं 26 लेता हूं तो क्या होगा, ऑलवेज कंडीशन सेटिस्फाई होगी. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. 25n, ओके, 25n should always less than or equal to 26 into n for any value of n. for any value of n, चाहे n की वैल्यू 1 हो 2 हो, इतना याद रखना है कि हमारा जो भी इनपुट होगा वो मिनिमम, कोई भी एल्गोरिदम होगा मिनिमम उसमें एक इनपुट तो रहेगा ही. तो ऐसा एज्यूम नहीं करना है कि n की वैल्यू 0 होगी. n वैल्यू शुड बी ऑलवेज 1. ओके, कोई भी एक, एटलीस्ट एक इनपुट के लिए हमारा ये सेटिस्फाई होगा. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगी ही होगी. ओके, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एफ ऑफ एन मेरा ये है इक्वल टू 30n प्लस 25 है, एंड उसको आपको ऑर्डर ऑफ एन में लाना है, ऑर्डर ऑफ एन में लाना है. तो अब आपका जी ऑफ एन क्या होगा, जी ऑफ एन क्या होगा, एन ही रहेगा. वो जी ऑफ एन ऑलवेज इक्वल टू एन, बिकॉज आपको ऑर्डर ऑफ एन में लाना है. सिर्फ आपको डिजाइन क्या करना है, दोनों साइड कोई कांस्टेंट ऐसे सी लेना है जिससे एफ ऑफ एन ऑलवेज लेस देन हो, यानी कि एफ ऑफ एन, ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी है जब भी बिगो ऑर्डर आए. ओके, सी इंटू जी ऑफ एन. ओके, अगर एफ ऑफ एन की वैल्यू की बात करें तो वो ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ है 30n प्लस 25. अब सी की कोई ऐसी वैल्यू बताओ मेरे को जिससे ये ऑलवेज सेटिस्फाई हो. कोई बता सकता है, सी की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिससे ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाइड हो. कोई भी वैल्यू बताओ, एंड फॉर एन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ये वाली कंडीशन, एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन. ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है.
एफ ऑफ एन को मैंने लिया है 30n प्लस 25। अब अगर आपको उसको एन ऑर्डर में लाना है, यानी कि मैक्सिमम एल्गोरिदम का रनिंग टाइम जितने इनपुट है उतना ही लेना है, यानी कि कंपैरिजन आपको इतना ही होना चाहिए। लीनियर सर्च के लिए मैं अगर बात करूं तो हमारा ऑर्डर ऑफ एन में ही आएगा, बिकॉज जितने बार इटरेशन घूमेगा वो मैक्सिमम एन टाइम घूमेगा फॉर द ब्रॉस केस एनालिसिस। तो अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40 लेता हूं, फॉर एग्जांपल 40 एन में ले लूं, तो ये कंडीशन फॉर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेटिस्फाइड होगी ये, यस और नो? फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन? यस और नो? यस सर। एन इज, अगर मैं एन इक्वल टू 1 रखता हूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? नो सर। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो आप, एन इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पे 30 इंटू 1 30 होगा प्लस 25, सो दैट इज 55 लेस देन और इक्वल टू 40 ही होगा, तो ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होगी, राइट? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम यहाँ पे 55 लेना पड़ेगा। ओके, एन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेता हूं तो ये कंडीशन यहाँ पे अब सेटिस्फाई हो जाएगी। 30 इंटू एन, सो दैट इज 30 प्लस 25, सो 55। ओके, लेफ्ट हैंड साइड 55 होगा फॉर एन इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो 55 होगा। ओके, तो आपको ऐसा करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि फॉर एग्जांपल कोई भी एफ ऑफ एन दिया हुआ है, ओके, एंड फॉर एग्जांपल इट इज 100 एन प्लस 100, ओके, एंड आपको ऐसा बोला जाए, एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि उसको ऑर्डर ऑफ एन में लाना है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, ऐसा एग्जाम में आस्क, दे विल आस्क इन अ 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। तो आपको क्या करना है, अगर ऑर्डर ऑफ एन में लाना है, इसका मीनिंग क्या होगा कि आपको एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एन डिफाइन करना है, एंड यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि जी ऑफ एन विल बी ऑलवेज एन ही रहेगा, इतना याद रखना है आपको। जितना ऑर्डर में लाना है, ऑर्डर ऑफ एन में लाना है, तो जी ऑफ एन एन ही रहेगा। ओके, अब कांस्टेंट सी को आपको डिफाइन करना है। आपका एफ ऑफ एन क्या है, 100 और 100 एन 100 इंटू एन लेस देन और इक्वल टू सी इंटू एन करना है, एंड एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको कुछ एग्जांपल में एन की वैल्यू दिया होगा कि एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो सी की वैल्यू क्या रखोगे आप? सी की वैल्यू क्या रखोगे आप? 100। सॉरी, वॉइस वाज कट। 100। 100, राइट? अगर आपकी एन की वैल्यू 5 है, मिनिमम 5 के लिए रखते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली 100 एन इक्वल टू सी इंटू 5, ओके, एंड एन की वैल्यू अगर 5 रखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 500, सॉरी। अब सी की वैल्यू क्या आएगी, 500 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 100। सी की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं इक्वेशन को ऐसा लिखूं, 500 डिवाइड बाई 5, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। तो 100 के लिए मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ताकि सी की वैल्यू आप लोगे तो एग्जाम में दे विल आस्क लाइक दिस, सी वैल्यू अगर 100 है एंड एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी एंड योर जो ऑर्डर ऑफ एन वो सेटिस्फाई हो जाएगा। आई होप कि इतने एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा
कि ऑर्डर ऑफ एन आपको क्या मांगा है, आप क्या डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे दूसरे और सारे भी एग्जांपल रखे हुए हैं कि 100n+6 रखना है और ऑर्डर ऑफ एन में लाना है, तो आपको c की वैल्यू 100 लोगे एंड n इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 लेगे, तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप n इक्वल टू 6 लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 606 एंड राइट हैंड साइड में आएगा, तो ये कंडीशन एक्चुअल में यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी 606, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली 7 रखना पड़ेगा। ओके, 7 रखोगे तो दिस इज 706 706, तो ये कंडीशन तो कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, तो सी का वैल्यू आपको 101 लेना पड़ेगा। ओके, सो इट्स व्हाट इज माय मिस्टेक। सो अभी आप 6 वैल्यू लोगे। ओके, 101 इंटू एन करोगे आप यहाँ पे, तो क्या होगा 100 इंटू 6 दैट इज 600 प्लस 6 606 एंड लेस देन और इक्वल टू 101 इंटू 6, तो 606 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। फिर जैसे ही n की वैल्यू बढ़ती है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि n की वैल्यू मिनिमम इनपुट इसके 6 होंगे, फिर 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, अप टू कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, यहाँ पे कोई भी फिक्स लिमिट नहीं है। उसके बाद ये एग्जांपल लिया हुआ है 10n² प्लस 4n प्लस 2 एफ ऑफ एन इज योर दिस 10n² प्लस 4n प्लस 2। ये कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन हो सकता है ओके एग्जाम में। और यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आपको लाना है n² में, ऑर्डर ऑफ n² में लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू सी की वैल्यू रखनी है 11 एंड n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ऐसे आप करोगे तो आपका ऑर्डर ऑफ n में या n² जो भी मांगा है आपका आ जाएगा। और कहने का मतलब यही है कि अगर वहां पे लिखा हुआ है इट इज ऑर्डर ऑफ n², इसका मीनिंग ये है कि इसकी अपर लिमिट n² है। ओके, तो n² से ज्यादा, यानी कि यहाँ पे अगर आप एल्गोरिदम की बात कंपैरिजन की बात करें, तो आपका जो भी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम होगा, अगर उसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो n³ नहीं हो सकता। यहाँ से ये जो मैक्सिमम लिमिट है इससे छोटा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ n भी हो सकता है, लेकिन n² से ज्यादा नहीं होगा। ओके, कुछ कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है, लेकिन n³ नहीं हो सकता। ओके, सो उसको बोलते हैं अपर लिमिट या तो बिगोर नोटेशन। उसके बाद आता है ओमेगा नोटेशन। तो यहाँ पे जो कंडीशन है प्रीवियस केस से कम होगा, मतलब पूरा उल्टा होगा, यानी कि लास्ट मतलब बिगो नोटेशन में हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे c इंटू जी ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन था। यहाँ पे उल्टा है, लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन होना चाहिए c इंटू जी ऑफ एन। और ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम एंड इट शुड प्रोवाइड बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। तो जैसे मैंने बात किया, ओमेगा नोटेशन जो है आपको मिनिमम इतना टाइम लगेगा वो बताएगा। ऑर्डर ऑफ 1 लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था लीनियर सर्च में बेस्ड केस कौन सा है, कि आपका जो भी लीनियर सर्च कोई भी सर्च करने वाले हो वो वेरी फर्स्ट पोजीशन पे मिले, और जैसे ही फर्स्ट पोजीशन पे वो कंपैरिजन होगा, यानी कि वहां पे सिर्फ एक ही कंपैरिजन होगा एंड बाकी का कोई भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली अगर बाइनरी सर्च करते हो तो आपका जो भी सर्च वाला नंबर है वो रूट नोड पे ही मिल जाएगा, आपको फर्दर ट्री को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो ओमेगा नोटेशन जो है वो आपको बताएगा कि आपका जो भी एल्गोरिदम यू आर गोइंग टू डिजाइन उसके बेस्ट केस कौन सा है। ओके, तो बेसिकली मोस्टली जो भी एल्गोरिदम होगा उसका बेस्ट केस यही होगा, ऑर्डर ऑफ 1। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन ये
थियोरेटिकल है, लेकिन जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखे वहां पे आपको सी को ऐसा डिफाइन करना है। सो इट शुड बी एफ ऑफ एन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन होना चाहिए, या दूसरी भाषा में बात करें तो सी इंटू जे सॉरी सी इंटू जी ऑफ एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन। The above expression can be described as a function f of n belongs to set omega of g of n if there exists a positive constant c such that it lies above c into g of n for sufficiently large n. For any value of n, the minimum time required by algorithm is given by omega. ओमेगा उसको बोलना है, लेकिन अगर आप डिनोट करोगे तो ओमेगा ओम साइन आपको लिखना है। जो रेजिस्टेंस में यूज होता था ओम, वो साइन आपको यूज करनी है। ओके, द फंक्शन 3n+2 इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन हम तभी बोल सकते हैं जब भी आपका एफ ऑफ एन यानी कि 3n+2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ऑफ एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर 3 ऑफ n+2 हमको ऑर्डर ऑफ सॉरी ओमेगा ऑफ नॉट ऑर्डर होगा तो आपकी वो उल्टा करना है। यहाँ पे अगर इट इज ओमेगा ऑफ एन लाना है तो आपको कोई जी ऑफ एन आपका ऑलवेज एन ही रहेगा, लेकिन आपको सी कांस्टेंट कोई ऐसा ढूंढना है जिससे क्या हो आपका दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। और जी ऑफ एन ऑलरेडी मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है, एन, और एफ ऑफ एन ऑलरेडी हमको देके रखा हुआ है 3n+2। एंड अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एन इनपुट जो होगा वो आपका एन इनपुट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, तो आपको क्या करना है, कोई ऐसा सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिससे वो ऑलवेज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो आप सी की वैल्यू क्या दे सकते हो, तो यहाँ पे आप 3 दे सकते हो। तो अगर आप ये इक्वेशन को देखोगे एंड एन की कोई भी वैल्यू आप पुट अप करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज 2 ज्यादा ही होंगी। ओके, ऑलवेज 2 ज्यादा ही होगी बिकॉज एफ ऑफ एन में क्या है 3n+2 एंड राइट हैंड साइड पे जी ऑफ एन एन है ओनली, एंड सी कांस्टेंट आप लोगों ने 3 दिया हुआ है, हम लोगों ने 3 लिया हुआ है। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगी। आप कोई भी एन चाहे 10 रख के देख लो, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 32 आएगा एंड राइट हैंड साइड में 30 आएगा। ओके, राइट हैंड साइड पे 30 आएगा। ओके, कोई भी एन चाहे आप इनफाइनाइट भी ले लो तो वहां पे क्या आएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली ऑल्सो इनफाइनाइट +2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो भी इनफाइनाइट, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू सेटिस्फाई हो जाएगा। चाहे आप 1000 एंड आपकी इनपुट वैल्यू 1000 है, फिर भी यहाँ पे क्या आएगा 3002, लेकिन राइट हैंड साइड में 3000 ही आएगा, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड ही होगा। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं डिजाइन करता हूं एफ ऑफ एन इक्वल टू 5n+50 एंड जी ऑफ आपको लाना है ओमेगा ऑफ एन में ही लाना है, ओमेगा ऑफ एन में ही लाना है ना, आपका जो एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो what will be the value of g of n and what will be of value of c such that आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो f of n always greater than or equal to g of n हो। तो what will be the value of g of n and what will be the value of c of n for n equal to n is greater than or equal to 1? कोई बता सकता है? Anyone can tell me? यहाँ पे एक चीज तो सभी को समझ में आ गई होगी कि what will be the value of g of n?
What will be the value of g of n? अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इन बिटवीन यू कैन आस्क मी, बिकॉज दिस इज ऑल मैथ्स। ओके, पूरे का पूरा मैथ्स ही है एंड आपका बेस क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज पोलिनोमियल, कैसे वर्क करता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एन? दैट इज ऑब्वियस थिंग इज देयर, उसमें तो कुछ भी आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एन? जो भी आपको ओमेगा के अंदर ब्रैकेट में दिया होगा, चाहे वो एन स्क्वायर हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो एन बाई 2 हो, चाहे वो एन क्यूब हो, चाहे वो 2 रेज़ टू एन हो, कुछ भी हो, ओमेगा के ब्रैकेट में दिया होगा, जी ऑफ एन आपका वो ही आने वाला है। ये तो किसी का भी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन लेना है। एफ ऑफ एन ऑलरेडी गिवन है 5n प्लस 50, एंड राइट हैंड साइड जी एन भी आपको मिल गया है, जी ऑफ एन भी मिल गया है, दैट इज एन। अब आपको सी सच ऐसा डिफाइन करना है जिससे एन की वैल्यू अगर मैं लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करूं तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड हो। तो कोई वैल्यू ऐसा बताओ सी का कि मैं क्या लूं। कैन आई पुट 50? 55. हमारा जो राइट हैंड साइड है दैट इज c into n and left hand side is 5n plus 5. If I will take this as you told 55, so that will be always right. आप चेक कर सकते हो, आप वैल्यू पुट करके देखो। n इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1 रखना है तो क्या आएगा, 5 इंटू 1 दैट इज 5 प्लस 50 दैट इज 55। अगर n इक्वल टू 1 है, लेफ्ट हैंड साइड 55 आएगा। हमको चेक क्या करना है, 55 से ज्यादा वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की होनी चाहिए, सॉरी राइट हैंड साइड की होनी चाहिए, या तो उससे कम होनी चाहिए। 55 इंटू 1 दैट इज 55, कंडीशन सेटिस्फाई। एन अगर मेरा 2 है तो क्या होगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 60 होगा। 5 इंटू 2 10 प्लस 50 दैट इज 60, and right hand side पे 55 into 2 that is 110. This condition is satisfied? Yes or no? No. No. So C value you have defined is wrong. कोई और वैल्यूज के साथ आप ट्राई कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि 55 ही लेना है, आप 1000 भी ले सकते हो। ये 1000 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो मेरे इस केस में क्या होगा, कोई भी C की वैल्यू के लिए मेरा आई थिंक इट शुड नॉट बी सेटिस्फाइड। Put a value of 10,000. 10,000 into 5, so it is 50,000. So this condition will be not satisfied. तो इस केस में ये 5 of n is not possible. Okay? आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि ये इक्वेशन जो है 5n प्लस 50 कभी भी ऑर्डर ओमेगा ऑफ n उसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिनिमम लिमिट उसकी ये नहीं हो सकती। अगर आप इसको n स्क्वायर लिखोगे उसके बाद आपको चेक करना है कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, लेकिन वहां पे भी वो ये फेल हो जाएगा। तो आपको बाद में लास्ट में आएगा कि एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट एट द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट के जो लास्ट चैप्टर है वहां पे आपको ऐसे भी आएगा कि कुछ एल्गोरिदम के लिए पोलिनोमियल आप लिखोगे तो उसका जो टाइमिंग एनालिसिस है वो कभी भी कोई भी उसके लिए सही नहीं होगा। ओके, तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। 10n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5 ओमेगा n स्क्वायर में लाना है, तो अगर आप राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 लेते हो तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर 2 रेज़ टू n के फॉर्म में एक इक्वेशन लिखा हुआ है,
6 into 2 raised to n plus n square is equal to omega of 2 raised to n. ओके, तो यहाँ पे g ऑफ n आप यहाँ पे 2 रेस टू n लिया है एंड c की वैल्यू सिंपल 1 लिया हुआ है. ओके, हर एक यहाँ पे हर एक एग्जांपल में राइट हैंड साइड में c की वैल्यू 1 ही ली होगी. अगर आप कोई ऐसा c नहीं फाइंड आउट कर सकते तो उसका मीनिंग ये होगा कि ये जो आप लोगों को एफ ऑफ एन दिया है वो कभी भी मिनिमम नहीं देगा, वो ऑलवेज ऑर्डर ऑफ यानी कि बिग ओ में ही उसका आएगा और उसको बोलेंगे हम लोग एनपी हार्ट. और एनपी हार्ट प्रॉब्लम क्या होता है वो हम लोग लास्ट जो चैप्टर है वहां पे देखेंगे. तो यहाँ पे दूसरे सारे एग्जांपल लिया हुआ है एंड कंपैरिजन किया हुआ है कि जो हमारी कंडीशन थी वहां पे ही हमने आपको बताया था कि एफ ऑफ एन जो होगा उसकी कोई एन की कोई मिनिमम वैल्यू के लिए इधर इक्वल होगा या एफ ऑफ एन जो होगा वो ऑलवेज बड़ा ही होगा. तो ये ग्राफ से कंपैरिजन किया हुआ है कि आपको कोई ऐसा सी इंटू जी ऑफ एन लेना है जिससे एफ ऑफ एन ऑलवेज ग्रेटर देन हो एंड आपका जो लिमिट आएगा वो ओमेगा के ऑर्डर में आएगा. और ओमेगा क्या दिखाता है, इट इज डिनोटिंग दैट इट रिप्रेजेंट लोअर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम, यानी कि बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पर्टिकुलर एल्गोरिथम वो दिखाए. ओके, उसके बाद आता है थीटा नोटेशन. तो थीटा नोटेशन ये कहता है कि सी एंड सी टू की कोई वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करो कि जहां पे आपका एफ ऑफ एन कुछ सी वैल्यू के लिए कम हो, यानी कि लेस देन और इक्वल टू हो, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू हो सी वन इंटू जी ऑफ एन से, एंड कुछ सी टू की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करो कि जिससे आपका एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू सी टू इंटू जी ऑफ एन हो, यानी कि सी की कुछ वैल्यू के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 3n प्लस 2 आपका एफ ऑफ एन है और आपको थीटा ऑफ एन में फाइंड आउट करना है कि ये इक्वेशन है जो मैंने फॉर एग्जांपल कोई कलरिंग ले लेते हैं ब्लू. तो ब्लू कलर में जो सी की वैल्यू ली हुई है यानी कि सी वन इंटू जी ऑफ एन, यहाँ पे कोई और कलर ले लेते हैं. इसका कहने का मीनिंग ये है कि कोई सी की कोई एक वैल्यू के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एफ ऑफ एन बड़ा होगा एंड सी की कोई वैल्यू के लिए वो कम होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे थीटा नोटेशन. ओके, तो ये क्या दिखाएगा, अपर लिमिट भी दिखाता है लोअर लिमिट भी दिखाता है. तो हमारे जो केस देखे थे हम लोगों ने तो उसमें बेस्ट केस, रॉस केस एंड एवरेज केस आता है. तो एवरेज केस के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे थीटा नोटेशन. ओके, एवरेज केस एनालाइज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे थीटा नोटेशन. थीटा नोटेशन का मीनिंग ये है कि एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन दो कोई फंक्शन है एंड C1 एंड C2 कोई कांस्टेंट है, जिससे क्या होगा एफ ऑफ एन की वैल्यू जो होगी कुछ केस में C1 इंटू जी यानी कि एफ ऑफ एन जी एन से ज्यादा होगी एंड कुछ केस के लिए कुछ इनपुट वैल्यूज के लिए या कुछ कांस्टेंट के लिए उसकी वैल्यू इन बिटवीन होगी. ओके, तो यहाँ पे 3n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 6000 इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर लिखा हुआ है. इसका मीनिंग ये है कि लोअर ऑर्डर टर्म्स इज ऑलवेज फाइन बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अ नंबर n आफ्टर विच थीटा n स्क्वायर has higher value than theta of n square irrespective of the constant involved, यानी कि 3n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर plus 6000 is greater than or equal to n cube is less than or equal to n. एक सेकंड,
यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि वो n पे डिपेंड करेगा। ओके, यहाँ पे C1 एंड C2 दोनों 1 लिया हुआ है, और n की कुछ वैल्यू के लिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा एंड कुछ वैल्यू के लिए वो ऑलवेज लेस देन होगा। अगर यहाँ पे C चेंज होता है तो आपकी ये कंडीशन चेंज होगी, एंड C की वैल्यू अगर आप कम रखते हो यानी कि 1 रखते हो तो ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगी। ओके, सो इसके मोर एग्जांपल, थीटा नोटेशन के मोर एग्जांपल आई विल गिव यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बिकॉज अभी जो एक्चुअल में समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, लेकिन आप आई विल शेयर यू विथ बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, जो आईआईटी या उसके प्रोफेसर है कि जो भी वीडियोस है वो शेयर करूंगा आपके साथ, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगी। ओके, सो वेट फॉर अटेंडेंस।